बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के हिस्ट्री में डार्विन एक जाना माना साइंटिस्ट माना जाता है। चार्ल्स डार्विन पैदा हुए 1809 को इंग्लैंड में। जब चार्ल्स डार्विन 14 साल के हुए तो उनके फादर ने उनको स्कॉटलैंड भेजा ताकि वो डॉक्टर बने। चूंकि उस टाइम एनेस्थीसिया का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो उसने देखा कि वहां पे बगैर बेहोश किए लोगों की सर्जरी होती थी। एक बच्चा जो दर्द से चीख रहा था और डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे थे, ये सब देख के उससे बर्दाश्त न हुआ, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वतन वापस आया। उनको शुरू ही से नेचर स्टडी करने का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादातर टाइम अपने एक दोस्त हेंस्लो के साथ गुजारता था। लोग उसको इस नाम से भी जानने लगे, द मैन हु वॉक्स विद हेंस्लो। हेंस्लो ने उसको नेचर स्टडी करने का एक अच्छा मौका फराहम किया। एक शिप जिसका नाम है HMS बेगल, ये दुनिया के सफर पे निकल रहा था। इनके स्टाफ के साथ हेंस्लो ने डार्विन के लिए बात की कि वो इस शिप पे इनके साथ जाएगा और इनके लिए मैप्स बनाएगा नेविगेशन के लिए। तो यहाँ पे ये जहाज निकला 1831। ये शिप जो है ये 1831 से निकला और 1836 तक इसने सफर किया, ये वतन वापस आया। इन 5 सालों में डार्विन ने नेचर को स्टडी किया। इस जहाज में उनको मौका मिला साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे कुछ आइलैंड्स हैं, 22 आइलैंड्स हैं, जिनमें 14 जो है मेजर आइलैंड है और 8 माइनर आइलैंड है। इनको कुल मिला के गैलापागोस आइलैंड बोला जाता है। यहां जाने का मौका मिला। गैलापागोस आइलैंड जाके डार्विन ने वहां पे बर्ड्स की वैरायटीज देखी। उन्होंने देखा कि बर्ड्स हैं जिनकी बीक्स जो है उनमें वैरायटीज पाई जाती हैं। इन बर्ड्स को बाद में नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। इसी तरह उसने टॉर्टॉइज देखे, जॉइंट टॉर्टॉइज वहां पे देखे। तो यहाँ पे उनको नेचर स्टडी करने का मौका मिला। डार्विन एक साइंटिस्ट जिसका नाम है थॉमस आर मैल्थस, इसने बुक लिखी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इनके इस बुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। थॉमस आर मैल्थस ने अपने बुक में लिखा, नंबर फर्स्ट पॉइंट उसने लिखा, ऑर्गेनिज्म हैव ह्यूज reproducing potential। सेकेंड पॉइंट उसने दिया, but still population
generally stable. Number 3, natural resources are limited. Number 4, there are some variation and members of population. Number 5, there is competition for survival. Number 6, certain variation helps in better utilization of resources. टॉम्स और मैल्थस ने क्या बात लिखी? ऑर्गेनिजम्स हैव ह्यूज रिप्रोड्यूसिंग पोटेंशियल, यानी ऑर्गेनिजम्स के पास ये पोटेंशियल है कि हम 10-10, 20-20 बच्चे पैदा कर सकें। यानी एक रैबिट को देखें, रैबिट एक जो कपल होता है वो कितने बच्चे पैदा करता है, और इसी तरह बिल्ली जो है वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है, और कुत्ते जो है वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं। यानी ये पोटेंशियल हमारे पास है कि हम ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। सेकेंड बात इसमें थी, बट स्टिल पॉपुलेशन जनरली स्टेबल। अगर हम इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, फिर भी ये पॉपुलेशन जो है वो इतनी स्टेबल क्यों है, इनको बाढ़ क्यों नहीं आता। थर्ड बात उसने क्या कही, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसलिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, यानी हमारी जितनी तनख्वाह है हम उनमें से 10 बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, उनको फूड अच्छे से नहीं फराहम कर सकते, और ना ही उनको कपड़ा पहना सकते हैं अच्छे से। हम 2-3 बच्चों को ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से लिखा सकते हैं, और उनको घर वगैरह दे सकते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, तो हम सोच के बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। 4 क्या है, देयर आर सम वेरिएशन इन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस में वेरिएशंस है, यानी ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस के कद को अगर देखें, कोई छोटा है, फिर कोई उससे थोड़ा सा लंबा, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, इस तरह एक वेरिएशन है पॉपुलेशन में। फिफ्थ जो उसने बात की, देयर इज अ कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। हर कोई चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा मिले, तो वो compete करता है दूसरे के साथ। तो ये क्या है, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। 6th जो उसने बात की, सर्टेन वेरिएशन हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो 4th पे उसने बात की थी कि देयर आर सम वेरिएशन इन द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, फिर इसको इसने एक्सप्लेन किया कि सर्टेन वेरिएशन हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जिनको वो यूज़ करके वो उसको बेटर तरीके से यूज़ करके वो सर्वाइवल कर सकता है। तो ये बातें थी थॉमस मैल्थस की बुक में, जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए डार्विन। डार्विन ने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऐड किया, वो क्या था वो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक बात करते हैं। डार्विन जिस वक्त काम कर रहा था, उस वक्त एक दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है एल्फ्रेड वलेस। एल्फ्रेड वलेस काम कर रहा था मले आर्चीपिएलागो पे। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला डार्विन से कि एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है
अल्फ्रेड वलेस, वो भी आप ही की तरह काम कर रहा है। उन्होंने इनसे बोला, डार्विन से, कि आप जाएं, ऐसा ना हो कि वो आपसे अपना पेपर पहले पब्लिश करें और सारा क्रेडिट वो ले जाएं। तो ये गए साइंटिफिक सोसाइटी के पास। वहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी ने अल्फ्रेड वलेस का काम भी देखा और डार्विन का काम भी देखा, उनको कंपेयर किया, फिर क्रेडिट दिया किसको? क्रेडिट दिया डार्विन को, कि इसका काम जो है वो अल्फ्रेड वलेस से ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम बोलते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हालांकि अल्फ्रेड वलेस ने भी काम किया था। अब डार्विन ने जो एक पॉइंट ऐड किया, वो क्या किया था? दोज विथ favorable variation survived better, thus producing more progeny which got the favorable variation। सिर्फ ये पॉइंट ऐड किया था डार्विन ने, दोज विथ फेवरेबल वेरिएशन। वो जो फेवरेबल वेरिएशंस हैं, यानी पॉपुलेशन में ये बात की थी मैल्थस ने अपनी बुक में, कि उनमें पॉपुलेशन में जो है वेरिएशंस होती हैं। तो यहाँ पे डार्विन ने बात की दोज विथ फेवरेबल वेरिएशंस। पॉपुलेशन में जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं, जो अच्छी वेराइटी होती है, जो अच्छी वेरिएशंस होती हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। अब अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं, वेरिएशन, पॉपुलेशन में वेरिएशंस होती हैं और जो अच्छी वेराइटी होती हैं, जैसे कि कोरोना हो गया, लॉकडाउन है 30 दिन तक, और सब कुछ खाने पीने की चीज़ें सब कुछ ख़त्म है, सिर्फ एक ट्रक है, ऐलान हो गया कि जिसके घर में आटा नहीं है वो आ जाए, और ये सिर्फ एक ट्रक रहता है, बस आप लोग आटा ले जाएं। तो वहाँ पे एक क्राउड उमड़ आता है, तो आटा जो है वो हासिल करेगा जो खत में लंबा होगा या उसमें ताकत हो उस ट्रक तक जाने की, ताकि वो तेला हासिल कर सके, तो वो उधर तक जा सकेगा। अब वो आटा लेगा उधर से, तो वो खाएगा पिएगा और सरवाइव करेगा। वो लोग जो आटा ना ले सके, लेकिन उनके घर में भी आटा नहीं है, ख़त्म है सब कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो 1 महीने तक तो कोई नहीं रह सकता बगैर खाए पिए, वो मर जाएगा। तो क्या हुआ, जो अच्छी वैरायटी थी, यानी उसमें जोर था, उनका कद लंबा था, वो उधर तक जा सका, आटा ले सका, तो ये क्या थी, उनमें अच्छी वैरायटी थी, तो ये जीन्स जो है उनको सरवाइव कर गई, यानी ये जो वैरायटी थी, इस वैरायटी की वजह से वो सरवाइव करेगा। और यही सर्वाइवल जो है, जब सरवाइव करेगा तो वो शादी करेगा तो उनके बच्चे होंगे तो जीन्स जो है उनके वो आगे नस्ल में पास ऑन होंगे। तो यही बात कही उसने, दोज विद फेवरेबल वेरिएशंस, जिनके पास अच्छी जीन्स, अच्छे वेरिएशंस हैं, सर्वाइव्ड बेटर, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारेगा, थस प्रोड्यूसिंग मोर प्रोजेनी, बच्चे पैदा करेगा, विच गार्ड द फेवरेबल वेरिएशंस, जिनमें वही वैरायटी आएगी, यानी उनमें जोर होगा, उनके कद लंबे होंगे, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ये बात ऐड की थी डार्विन ने बात की नेचुरल सिलेक्शन की, यानी नेचर जो है उसी के जीन्स को, उसी वैरायटी को सिलेक्ट करेगा जो अच्छा होगा, जो अच्छी वैरायटी होगी। और इस नेचुरल सिलेक्शन के लिए वर्ड यूज किया हार्वर्ड स्पेंसर ने, फिटेस्ट का वर्ड, फिटेस्ट जो है वो हार्वर्ड स्पेंसर ने यूज किया है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जो अच्छी वैरायटी होती है वो पास ऑन होगी, वो नेचर उनको सिलेक्ट करेगा और आगे
पास ऑन करेगा। ये है नेचुरल सिलेक्शन। इसके अलावा उसने एक और पास्टुलेट दिया ब्रांचिंग डिसेंट का, यानी जब स्पीशीज बनेंगी तो यहां से एक स्पीशीज से ऐसे ब्रांच के फॉर्म में और स्पीशीज बनेंगे, ब्रांच के फॉर्म में। इनको उसने नाम दिया ब्रांचिंग डिसेंट। अब अगर हम लेमार्क का जो एग्जाम्पल है जिराफ वाला, उस पर डार्विन की थ्योरी को लागू करें तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो जिराफ थे वो पहले से, यानी छोटे कद वाले, उससे थोड़े से लंबे कद वाले, उससे थोड़े से और लंबे कद वाले पहले से मौजूद थे, ये वैरायटी थी उनमें। तो वो जिराफ जिनके कद लंबे थे, पहले से जिनकी गर्दनें लंबी थी, वो उन पत्तों को खा सके जो दरख्त पे थे जब घास खत्म हो गया। तो और वो जिराफ जो जिनकी गर्दन छोटे थे, वो उन पत्तों तक ना पहुंच सके तो वो सरवाइव ही ना कर सके, यानी वो मर गए। और जो लंबे गर्दन वाले थे वो सरवाइव कर गए, उनके बच्चे पैदा हुए। तो इसी तरह उनकी जीन्स जो है वो सिलेक्ट हो गए, यानी नेचर ने उनके जीन्स को सिलेक्ट करके आगे पास ऑन किया। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। इसके अलावा डार्विन ने बात की कि जो एवोल्यूशन है वो डायरेक्शनल होगी। सेकंड जो बात की, ग्रेजुअल होगी। थर्ड क्या कहा, कंटिन्यूअस, यानी जो वैरायटी सिलेक्ट होगी वो डायरेक्शनल होगी। सपोज यहाँ पे एक बंदा है इतने कद का, फिर इसके बाद इतनी कद का, फिर इसके बाद इतने कद का, और सिलेक्शन ऐसी होगी डायरेक्शनल। और ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ होगी और कंटिन्यूअस होगी। ये नहीं कि यहाँ पे जो है रुक गई, यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गई और यहाँ पे फिर से रुक गई, नहीं, कंटिन्यूअसली ये वेराइटीज जो है ये सिलेक्ट होंगे नेचर में, और इनकी चीज जो है ये पास ऑन होंगे आगे नस्ल में। तो ये है डार्विन की थ्योरी, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पढ़ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि आप लोग को बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा आप लोग की जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको आंसर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।